दोस्तों नमस्कार। तो कुल मिलाकर के अब मोदी जी का दुश्मन उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब मैं बार-बार दुश्मन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोदी जी उन्हें एंट्री दे भी तो नहीं रहे हैं। चर्चाएं जोरों पर हैं कि कैसे संघ अभी भी अपनी जिद पर अड़ा है। संजय जोशी चाहिए। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चाहिए, लेकिन मोदी जी को नहीं चाहिए। मोदी जी उनका नाम आते ही बिफर जाते हैं, लेकिन मोदी जी के पास अब ऑप्शन नहीं बचे हैं। अब संघ ने ऐसा पासा फेंका है कि गले से ना तो उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। यहां पर संघ ने 3 नाम सामने सुझा दिए हैं। ये तीनों नाम ऐसे हैं जिसमें आप ये समझ लीजिए, एक नापसंद हो और दूसरा बिल्कुल नापसंद हो, तो फिर क्या पसंद करेगा व्यक्ति? क्योंकि नाम ऐसे हैं जिनके करियर को दरकिनार करने में कोशिश करते रहे लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और अब आगे ही वो आकर के सामने खड़े हो गए हैं। एक नाम तो है योगी आदित्यनाथ का, जो कि लगातार अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं दिल्ली की नजरों से। दिल्ली और लखनऊ में कितना विवाद है हम सभी जानते हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच में कितनी तलवारें खिंची हैं, कितनी नापसंद इशारेबाजी रही है। हालांकि योगी जी ने कई बार मोदी जी के बड़े पोस्टर लगाने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी उससे खुश नहीं हुए। चलिए, उनके साथ उनकी इतनी नाराजगी ना भी रही हो, लेकिन अमित शाह कतई नहीं चाहते योगी जी कहीं भी ऐसे आ जाए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए एक तो योगी जी का नाम, दूसरा नाम है, आप सोच भी नहीं पाएंगे, ये है प्रवीण तोगड़िया का नाम। प्रवीण तोगड़िया जो कि एक वक्त में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा थे गुजरात में, और नेशनल लेवल पर काफी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हिंदुत्व को बढ़ाने की कोशिश की थी उस वक्त, लेकिन काफी लंबे वक्त से ठंडे बस्ते में है। लेकिन ये नाम अब सामने क्यों आ रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव जी जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे। तीसरा नाम वो है जिसकी वजह से पहले 2 नाम सामने आए हैं। तीसरा नाम वही है, घूम फिर कर संजय जोशी का नाम, जिसके चलते ये दोनों नाम दिए गए हैं कि ये चुन लीजिए कौन। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं राजीव खन्ना जी। राजीव जी जो कि लंबे वक्त तक गुजरात में रहे हैं और उस दौर में रहे हैं जब संजय जोशी, प्रवीण तोगड़िया जैसे चेहरे अपने चरम पर थे और उसके बाद कहीं गुफा में गुम हो गए। लेकिन अब उनकी आहट से भी डर लगने लगा है दिल्ली में बैठे इन नुमाइंदों को। बड़ी बात यह है राजीव जी कि ये जो 3 नामों का जिक्र हमने किया है, ठीक है, काफी लंबे वक्त से चर्चा चल रही है संजय जोशी के नाम की। कई लोगों से माफ कीजिएगा, आपकी भी बात हुई होगी, मेरी भी कई लोगों से बात हुई है, लेकिन संजय जोशी के नाम पर कोई मना नहीं कर रहा है कि उनका नाम नहीं चल रहा है। संजय जोशी का नाम अच्छा खासा चर्चाओं में है और उसके लिए आरएसएस लगातार बैटिंग कर रहा है, वो मैदान नहीं छोड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि संजय जोशी के नाम के आगे तीनों नामों में से मोदी जी और अमित शाह के लिए कौन सा बेहतर है, और ये कैसी शतरंज की चाल है, क्या इसमें ये दोनों लोग फंसेंगे? जी, ये तीनों नाम ऐसे हैं जिनको लेकर एक मतलब डिस्कंफर्ट, जो एक गुजरात लॉबी जिसको हम कहते हैं बीजेपी के अंदर, जिसके आप आगे मतलब टॉप पे देखते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह को, तो तीनों नाम को लेकर ना ये एक डिस्कंफर्ट तो साफ है। अब उसमें अगर आप पास्ट में जाए तो एक चीज ये भी है कि आपका, वो कहा जाता है ना कि आपका पास्ट बहुत जल्दी कैचअप करता है आपके साथ, तो एक वो भी चीज है। अब हम अगर पहले बात करें संजय जोशी की, तो हम सब जानते हैं कि संजय जोशी को लेकर नरेंद्र मोदी के और उनके समर्थकों का क्या रुख रहा है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी को गुजरात से 90s में, मिड 90s में जब बाहर किया गया था, तो उस समय संजय जोशी, मतलब कहा यह जाता था कि उसमें संजय जोशी का एक अहम किरदार था। और फिर उसके करीब 9 साल 10 साल बाद किस तरीके से एक वीडियो मतलब सर्कुलेशन में आया था और उसके बाद किस तरीके से संजय जोशी की रवानगी हुई थी गुजरात से, वो भी हम सब जानते हैं। और अब वही संजय जोशी जो इतने साल बिल्कुल एक ऑब्लिवियन में रहने के बाद अब दोबारा एक तरह से मैं कहूंगा कि हॉन्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को। एक तो वो चीज है। दूसरा नाम आपने दिया वो है प्रवीण तोगड़िया का। अब प्रवीण तोगड़िया की अगर आप बात कहें तो हम सब जानते हैं, खासतौर पे 2002 का वो जो चुनाव था जिसमें नरेंद्र मोदी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, उस चुनाव में, जो उस चुनाव तक किस तरीके से प्रवीण तोगड़िया ने एक बैटिंग की थी, मतलब मैं बता नहीं सकता कि आपको, अगर वो टर्म जो है ना रेबल राउजिंग, वो पूरे जोर शोर से प्रवीण तोगड़िया ने की थी उसमें।
उस समय वो विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी उनको कहा जाता था, और वो मतलब बिल्कुल किसी भी मीडिया ग्रुप के सामने आकर और अपनी बात खुलकर कहने में उनको कोई हिचक नहीं थी। और वो फिर उसके बाद वो धीरे 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 मार्जिनलाइज होते चले गए। और कुछ साल पहले तो हालत ये थी कि वो आकर मतलब जो है ना स्वदेशी चीजों की मार्केटिंग तक कर रहे थे, आके उनके बारे में बात कर रहे थे, ये चीजें हुई थी। और विश्व हिंदू परिषद का जो आप देखें ना कि किस तरीके से गुजरात में मार्जिनलाइज किया गया था इस संगठन को, वो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको मैं देता हूं 2007 के चुनाव का। 2007 के चुनाव चरम पर मतलब चल रही थी कैंपेन, और उस बीच में एक दिन हम बीएचपी के ऑफिस जाते हैं और वहां पूछते हैं कि बीएचपी का क्या रोल है इन चुनावों में या क्या चल रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर हिंदू ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा था बनिस्बत इसके कि चुनाव की बात करें। और तीसरी बात आपने जो कही वो की है अपने योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आपने बताया कि इनको लेकर सबसे ज्यादा डिस्कंफर्ट जो है वो अमित शाह के साथ है। अब अमित शाह का वो जो डिस्कंफर्ट है, अब वो नहीं चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ मतलब बीजेपी के प्रेसिडेंट बने। और फिर योगी आदित्यनाथ वो तो संघ के बैकग्राउंड से भी नहीं है, वो तो अपनी एक संस्था से आए हैं और उनको हाँ संघ की बैकिंग थी तो उनको यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और वो बैकिंग के रहते वो अपनी कुर्सी बचाए रखे। एक चीज वो है। तो ये एक बड़ी एक मतलब डिलेमा है अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए कि किसको एक्सेप्ट करें। वो देखिए अब तक नड्डा, जेपी नड्डा जो थे, जेपी नड्डा एक यस मैन और हिमाचल जैसे छोटे स्टेट से थे। अब ऐसा है कि अगर बीजेपी का प्रेसिडेंट कोई ऐसी जगह से आता है जैसा यूपी है, स्टेट है, या उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा है, तो फिर एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है जो अब तक खासतौर पे नरेंद्र मोदी को कभी भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं रहा है। पैरेलल स्ट्रक्चर तो उनको कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं रहा है, और यही वजह है कि जितने भी हेवी वेट्स रहे हैं बीजेपी के, उनमें से कोई भी पिछले कुछ सालों में प्रेसिडेंट नहीं रहा। बिल्कुल। शायद जी महाराष्ट्र में तो, नागपुर में तो आरएसएस का गढ़ है और मुलाकातों का सिलसिला अंदर ही अंदर खूब चलने की कोशिश की जा रही है। आपको तो पूरी जानकारी भी होगी इस बारे में कि नागपुर में जो मोहन भागवत जी हैं उनके साथ कोई मुलाकात मोदी जी और अमित शाह की हो रही हो, या चीजें आगे बढ़ने की कोशिश हो रही हो, क्योंकि नितिन गडकरी जी भी वहीं पर हैं, उनका भी लगातार वहाँ कई रैलियां उनकी लगी हुई हैं। तमाम जितने दिग्गज हैं जो कि बीजेपी में फैसले करने वाले हैं, आरएसएस में फैसले करने वाले हैं, सब इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद है। हाँ देखिए, दरअसल अभी चूंकि यहाँ पे जो है चुनाव का जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए सबसे पहले दोनों चीजें हम देखेंगे। एक चीज ये कि जो अभी ये आरएसएस और मोदी के बीच में जो ये विरोध को लेकर जो चीजें चल रही हैं, और जो आरएसएस के प्रस्ताव को जो है मोदी मानने को तैयार नहीं है, जैसा कि राजीव जी ने अभी पूरा इतिहास बताया है कि गुजरात से और इनकी जो बाहर करना, उसमें इनका क्या रोल रहा है अरविंद तोमरिया को लेकर। अभी आप देख लीजिएगा आरएसएस या बीजेपी में एक चीज रही है कि जहाँ पे जैसे नरेंद्र मोदी के आने के बाद से माइक आपका हिल रहा है तो उससे आवाज आ रही है। हाँ, ऐसे रखिए जी। जिनको साइडलाइन करना है उनको बड़ी सफाई से साइडलाइन कर दिया गया है, और ऐसा साइडलाइन कर दिया गया है कि उन्हें दोबारा वापसी के उनके रास्ते और मौके दोनों बंद कर दिए गए। चूंकि अभी यहाँ चुनाव का माहौल है, और सबसे पहली चीज इसको दूसरे तरफ से आप देखें, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी ने जिन जिन लोगों को शामिल किया है उनमें देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, और योगी आदित्यनाथ भी हैं। अब चूंकि अभी ऐसे माहौल में आना और बात करना, ये दोनों चीजें थोड़ा सा माहौल को, और क्योंकि इलेक्शन का माहौल है और ऐसे माहौल में आके बात करना वो वाली चीज तो नहीं होगी। अब बात कैसे होगी? अभी चूंकि माहौल है इंतखाब का, और इंतखाब के दौरान भी चूंकि मेरे आपसे इस बीच में एक सवाल है, क्योंकि राजीव जी से भी जब बात हो रही थी तो रैलियों का जिक्र हो रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी 8 रैली कर रहे हैं सिर्फ, अमित शाह 10 कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ 20 कर रहे हैं, नितिन गडकरी 40 कर रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस 50 कर रहे हैं। तो ये जो रैलियों वाला डिसीजन हुआ है, जाहिर है ये बीजेपी फैसला लेती है, लेकिन क्या इसमें कुछ आरएसएस का भी रोल रहा है ये सब डिसीजंस में इस बार, कि किन चेहरों को आगे रखा जाए, या फिर बीजेपी में ये बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं?
देखिए कैसा है कि अभी पिछले इलेक्शन में जो है जो रिजल्ट रहा है और उसको अगर आपकी तुलना अगर दोनों चीजें देखेंगे और अभी हालिया सर्वे महाराष्ट्र का जो हालिया सर्वे भी देख रहे हैं तो आप उसको बहुत अच्छे उसमें नहीं कह सकते कि नहीं बीजेपी की हरियाणा को मद्देनजर रखते हुए आप उसको बहुत अच्छे उससे नहीं कह सकते। 50-50 चीजें दिखाई दे रही हैं जो सर्वे हालिया हुए हैं। एक नाथ शिंदे को कितना पसंद किया जा रहा है, उद्धव ठाकरे को कितना पसंद किया जा रहा है, पार्टियों को कितना पसंद किया जा रहा है। तो इसको लेकिन असल समीकरण तो 5 से 7 दिन पहले यहाँ महाराष्ट्र में तय होगा। अब चूंकि आपने कहा कि जैसे कि इन लोगों को बुलाया गया है या इन लोगों को जो है आगे क्यों रखा गया है या इसमें आरएसएस की कितनी भूमिका है। देखिए किसी भी चुनाव में जो है अगर भूमिका आरएसएस की होती तो शायद है कि पिछले जो परफॉर्मेंस रहे हैं वो नतीजे इतने बुरे नहीं होते। कहीं ना कहीं राजीव जी ने एक जिक्र किया है कि योगी आदित्यनाथ का जो है बैकग्राउंड आरएसएस से नहीं रहा है। अब ऑफ योगी कोर्स। आदित्यनाथ का बैकग्राउंड भले आरएसएस से नहीं रहा है लेकिन अगर यूपी में सीएम शायद नहीं बनते तो बगावत की पहली जो लहर है वो वहीं से उठ सकती थी। तो ये कोई खुशी राजी खुशी से तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया। अब रही स्टार प्रचारकों की बात तो स्टार प्रचारकों में शामिल इसलिए किया गया है कि जो हालिया नतीजे रहे हैं उन नतीजों को देखने के बाद मोदी जी ने या अमित शाह जो बागडोर है अभी जिनके हाथों में इन लोगों के हाथों में इन्होंने चीजों को बहुत करीब से समझ लिया है कि जितने भी फार्मूले जितने भी फंडे रहे हैं वो नाकाम साबित हुए हैं। यूपी में पार्लियामानी इंतखाब में क्या रिजल्ट रहा है, किस तरह से बीजेपी का सुपड़ा वहां साफ हुआ है। महाराष्ट्र में भी कोई बहुत अच्छा आप उसको नहीं कह सकते कि जिस तरह से 400 पार का नारा दिया गया था तो उसकी तो जो है पूरी तरह से जो है सरकार भले बन गई है लेकिन जो 400 पार का जो अक्सरियत कहा गया था वो चीजें तो नहीं हुई। अब चूंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जितने भी बड़े दिग्गज हैं कोई बचा ही नहीं है, सारे दिग्गजों को यहाँ बुलाया जाएगा और आएंगे। तो महाराष्ट्र में जो है नितिन गडकरी के जो फैक्टर आप देखेंगे तो उनका जो चूंकि गढ़ है नागपुर उनका घर है और गढ़ भी है, दोनों चीजें हैं। अब यहाँ पे जो है अगर आप सोचें कि आरएसएस की ही चले तो शायद हो सकता है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो है वो नाम आपको नहीं दिखाई देते जो इस बार दिखाई दे रहे हैं। दोनों नजरिए से आप इन चीजों को आप देख सकते हैं। एक तो ये कि पिछले जो सीटें कम आई हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी खामियों का एहसास हुआ है, उन खामियों को कैसे दूर किया जाए। अब चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं वो नहीं भी आएंगे तो ये भी उसका भी तो असर पड़ेगा। तो उनका आना तो कहीं ना कहीं वोटरों को जो है लुभाने के लिए या उस रैली में भाग लेने के लिए वो भी एक महत्व रखता है। अगर वो नहीं भी आएंगे या ये दिग्गज नेता नहीं भी आएंगे तो उसका भी असर पड़ सकता है। इसलिए पिछली गलती दोबारा ना दोहराई जाए इस बात को मद्देनजर रखते हुए बड़े दिग्गज जो लीडर हैं उन्हें इस बार जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो है फहरिस्त में शामिल किया गया है। और इसी दौरान जो है ये सारी बातें जो होंगी जिनको लेकर मुखालफत की जा रही है हो सकता है कि इसी दौरान उन चीजों के बारे में बात की जाए और उनका निपटारा भी किया जाए। जी तो आप ये कह रहे हैं कि तमाम दिग्गज नेता यहाँ जुट रहे हैं महाराष्ट्र में चुनाव के बहाने सबके मुलाकात होकर के चर्चा होके कोई रास्ता ये निकालने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल जी तो इसमें बिल्कुल। ये है शाही जी कि योगी जी से अमित शाह और मोदी जी जो मुलाकात करेंगे वो किस तर्ज पर होगी, और अगर इस बीच में मोहन भागवत से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं अमित शाह और मोदी, क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं और वो नहीं मिल रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, 24 घंटे मोदी जी वहां गए नागपुर और नहीं मिले थे मोहन भागवत उन्हें, अब भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये लगातार जो नाराजगी बनी हुई है और आरएसएस की जो शर्तें लगातार सामने बनी हुई है उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर तस्वीर अभी बहुत बिगड़ी हुई है। क्या आपको ये खबर है कि आरएसएस के लोग इस बार चुनाव में जमीन पर कुछ काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए? देखिए ये सारी बातों से पहले नड्डा जी का बयान भी आपको याद होगा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन क्या आरएसएस अपनी जरूरत बना रही है कि नहीं अभी? हाँ देखिए इन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि आरएसएस को इनकी जरूरत है। आरएसएस ने अपनी बुनियाद इनसे पहले मजबूत कर ली है। वो अलग बात रही है कि जब अक्सरियत हुई और जब ये इस ओहदे पर पहुंचे तो अब इन्हें नजर ये आ रहा है कि उनको जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है नाराजगी तो जो है पहले से भी रही है। नरेंद्र मोदी जी के कुछ फैसले और कुछ हुक्म जो रहे हैं कहीं ना कहीं वो आरएसएस को जो है नजरअंदाज किया गया है, उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया है। मोहन भागवत जी की नाराजगी यही रही है और वो नाराजगी अभी भी इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि वो नाराजगी अभी भी बरकरार है और नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है जो अभी के हालिया आरएसएस के जो प्रस्ताव रहे हैं
उनकी मुखालफत करना, नहीं, ये नाराजगी। और जमीन पर क्या आरएसएस अब एक्टिव है इस वक्त चुनाव में? जी देखिए, इस चुनाव में तो उस तरह से तो चीजें नहीं देखी जा सकती कि वो इतना एक्टिव है जैसे पहले हुआ करता था। आज से पहले के इंतखाबात में अगर देखें जो आरएसएस की भूमिका रहती थी, वो इस बार तो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब स्टार प्रचारकों का जब यहाँ उनकी जब आमद होगी, तो उस दौरान आरएसएस की क्या भूमिका होती है, ये उस दौरान पता चल सकता है। हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो अभी वो बातें तो नजर नहीं आ रही हैं जो हम एक अच्छे बेहतर मूड में या बेहतर उम्मीद से जो है हम कह सकते हैं कि हाँ, आरएसएस भी जो है इस इलेक्शन में जो है पूरी तरह से बीजेपी के लिए जो है जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हमें वो चीजें महाराष्ट्र में अभी भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब स्टार प्रचारकों की यहाँ आमद होगी और उस दौरान हो सकता है कि बातचीत हो, बातचीत से कई मसाइल के हल निकले, तो हो सकता है कि उस दौरान जो है वो क्या सरगर्मियां जो है होगा शाहिद जी, वो ये तो सक्रियता। पता नहीं, क्योंकि जी अभी कुछ हो नहीं रहा है इनके बीच में। जी जी कुछ जी जी बिल्कुल। अच्छा रिश्ता इनके बीच में भी कुछ दिख नहीं रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो दूरियां हैं वो हाँ लगातार बनी हुई है। जब बनारस में हमने कई बार 2014 से जब भी चुनाव हुए, राजीव जी, जब भी बनारस में चुनाव होता था, मोदी चुनाव लड़ते थे, तो उस वक्त में आरएसएस का हर व्यक्ति कैसे एक एक चाय की दुकान पर 10-10 लोग जो होते थे वो आरएसएस के ही होते थे। ऐसे जाकर जी के जमावड़ा वहां पर लग जाता था। लेकिन अब इस बार खुद मोदी जी को अपनी सीट बचाना मुश्किल हो गया था अजय राय के सामने, जो कि कई बार उनके सामने मुंह की खा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उनके पसीने छुड़ा दिए थे। तो आरएसएस जिस छोटे गैप को भर के उसे जीत में कन्वर्ट करने के लिए इनकी मदद करती थी, क्योंकि कई वरिष्ठ पत्रकारों का यह भी मानना है कि आरएसएस के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, ग्राउंड पर जिस तरह से वो जाके कब्जा करती थी, मैं एक निष्पक्ष तौर पे बता रही हूँ, उसका फर्क दिखाई देता था। लेकिन अब वो चीजें नहीं दिखाई दे रही है। नहीं दिखाई दे और रहे हैं अगर जी। महाराष्ट्र में भी अगर ऐसा ही है, तो महाराष्ट्र में जो बिल्कुल एज पर जाकर के सर्वे के मुताबिक जो एज पर दिख रहा है दोनों का चुनाव हारना और जीतने का समीकरण इस वक्त महायुति और महाविकास अघाड़ी का, और ऐसे में अगर आरएसएस साथ नहीं दे रही है तो मोदी जी के लिए चिंता की बात है। और उसके पहले अगर उन्होंने संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने की शर्त मनवाने की बात रख दी है मोदी जी के सामने, भागवत जी ने, तो ऐसी परिस्थितियों में अब या तो मोदी जी को महाराष्ट्र मिलेगा, तो फिर उन्हें संजय जोशी भी मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर उनके लिए बहुत कुछ होने के लिए यहाँ पर एक नई तस्वीर बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।